हेलो एवरीवन। तो हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। अब चलिए अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे हम लोग यशपाल कमेटी के बारे में पढ़ाई करेंगे जो कि आया था 1992-93 में। यशपाल कमेटी को मेनली हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा बिना बोझ, ठीक है, तो इस के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस और अपने प्रॉब्लम्स और स्टडी किया और 1992-93 में उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया और बताया कि बच्चों पे शिक्षा का कितना बर्डन है और वो क्वालिटेटिव ना हो के क्वांटिटेटिव और बस बोझ कैसे है उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो मेनली उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, टू डेवलप लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट एबिलिटीज़, छात्रों में जीवन पर्यंत सीखने और कौशल विकास की क्षमता विकसित करना। टू रिड्यूस एकेडमिक बर्डन स्पेशली ऑन यंग चिल्ड्रन, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ को कम किया जा सके। कैसे कम किया जा सके? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो पर्टिकुलरली उनके ये मेन ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे। So let us start our class with a short introduction. So I have mentioned in both languages, English as well as Hindi. So let us start with the introduction. For a long time, concerns regarding the burden of studies on students, their age and the level of learning has been subject of serious discussion. Many educationalists, national leaders and committees have deliberated extensively on this issue. Earlier, the Ishwar Bhai Patel Committee, which was formed in 1977, then National Policy on Education 1986, the National Curriculum Framework 1984, Acharya Ramamurthy Committee 1990, mainly focused on reducing the academic loads on students and improving the quality of education. ठीक है, यशपाल कमेटी के पहले भी बहुत सारी कमेटियाँ बनी जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए तथा कैसे बच्चों के का जो बोझ है उसे कम किया जा सके, उस पर बहुत सारी कमेटियाँ बनी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही वो है प्रोफेसर यशपाल कमेटी 1992. To address this problem, several suggestions were given to reform the education system. बहुत सारे suggestions दिए गए. However, while designing new curricula, it was often observed that curriculum loads increased instead of decreasing. जब करिकुलम डिज़ाइन की बात होती थी, करिकुलम को ऐसे बनाया जाता था कि वह बच्चों के बोझ को कम ना करके बल्कि और ज़्यादा कर दिया करता था. Although the National Policy of Education 1986 was implemented and attempts were made to coordinate curriculum with textbook, the desired outcome were not achieved. The government later realized that children were under excessive pressure due to studies which adversely affected their mental condition. As a result, learning became mechanical rather than meaningful. और इतना बच्चों पे बोझ था स्टडी का कि वह बच्चों में क्या स्ट्रेस पैदा करता है। आज भी आप देख सकते हो कि बच्चे कोचिंग के वजह से आप देखते हो कि जब बच्चों को नीट की तैयारी करनी होती है या फिर बहुत सारी कंपटीशन, वो यहाँ वहाँ भटकते हैं और इतना पढ़ाई का प्रेशर होता है कि वो कोप अप नहीं कर सकते और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसीलिए ये सब से बच्चों को दूर कैसे किया जाए, ये सब पे उन्होंने बात किया. In this context, the Government of India, through the Ministry of Human Resource Development, for the first time in May 1992, constituted a National Advisory Committee to reduce the academic burden on school children. This committee came to be known as the Yashpal Committee. तो इसी संदर्भ में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से मई
1952 में पहली बार स्कूली छात्रों के शैक्षणिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया और इसे ही हम लोग यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं। तो इस समिति ने अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया 15 जुलाई 1993 एंड द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट वाज एजुकेशन विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा। ठीक है, अब उसके बाद उनकी रिपोर्ट की संरचना कैसी थी, तो वो 5 खंड में बटे हुए थे, 5 पार्ट्स थे। ठीक है, और पहला खंड में उन्होंने बात किया है ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथडोलॉजी, उद्देश्य और कार्यप्रणाली का। दूसरा में प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। कॉजेज ऑफ एकेडमिक बर्डन, बोझ के क्या क्या कारण है। सॉल्यूशन एंड सजेशन, समाधान और इस क्या क्या सुझाव उन्होंने दिए कि कैसे इस बोझ को कम किया जा सके। और कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई करेंगे कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ एकेडमिक बर्डन, शिक्षा में बोझ की समस्याएं। पहला है लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का अभाव। Children spend more of their childhood in studies, homework, tuitions and coachings, and that is why they don't get time to enjoy their childhoodness. Very little time is left for play and rest. बहुत कम समय बचता है कि बच्चे रेस्ट करें, बच्चे खेले, सोशल बने, बच्चे अपने पसंदीदा चीज़ों को कर सके। ठीक है, फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट डेवलपमेंट, और इसी वजह से क्या होता है कि बच्चों में रुचियों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादातर समय वह बिना इंटरेस्ट के पढ़ने में और स्कूल आने जाने, स्कूल्स की होमवर्क, फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग, इसी में बिताते हैं। चिल्ड्रंस डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप देयर नेचुरल इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। जिनको डांस करने का मन है, जिनका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, ऑरेटर बनने में है, वो कुछ अपने इंटरेस्ट का करने का टाइम नहीं हो पाता। क्रिकेट खेलने का है तो ये समय उनके पास नहीं रहता। देयर इज़ नो टाइम फॉर थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट। देन नेक्स्ट है करिकुलम एज एन एंड, पाठ्यक्रम ही लक्ष्य बन जाता है। स्कूल्स में जो पाठ्यक्रम तय किए गए हैं उससे ज़्यादा या उससे कम टीचर्स नहीं करा सकते। कंप्लीटिंग द सिलेबस हैज़ बिकम द मेन गोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बस एजुकेशन का यही एक उद्देश्य हो गया है कि आप सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कराओ। एजुकेशनल एंड सोशल एम्स आर नेग्लेक्टेड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, शिक्षा का यह बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आप पढ़ लिख के एक अच्छा पैसा कमाएं। शिक्षा का उद्देश्य है कि एक आप अच्छे नागरिक बने, आप में ह्यूमन वैल्यूज़ हो, आप में ऐसे वैल्यूज़ हो जो कि आपको एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरह आप ट्रीट कर पाए। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ योर डल स्कूल लाइफ, स्कूल का जो जीवन है वो बहुत ही नीरस होना। ठीक है, स्कूल जीवन बच्चों के लिए बहुत ही नीरस, बोझिल और उबाऊ बन गया है। सीखने का आनंद समाप्त हो चुका है। ठीक है, और इसीलिए आजकल आप देख सकते हो कि बच्चों का स्कूल है पहले के जैसा ट्रेडिशनल स्कूल नहीं है। बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटी मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि कभी बच्चे शिक्षा को बोझ ना समझें, उसे मज़े से पढ़ें। ठीक है, फिर है लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में पले बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्री नर्सरी में आते हैं उन्हें इंग्लिश या हिंदी में सिखाया जाता है, और इस वजह से बच्चे में बहुत सारे स्ट्रेस और कठिनाइयाँ डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, फिर है लार्ज क्लासेस एंड हैवी सिलेबस, कक्षाएं बड़ी बड़ी हैं, जो कक्षा में 30 बच्चे होने चाहिए वो कक्षा में 60 बच्चे होते हैं, और पाठ्यक्रम भी जो होता है वो बहुत ही भारी होता है, जिस वजह से बच्चों का जो इंटरेस्ट लेवल है और जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों पे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एजुकेशन, परीक्षा केंद्रित शिक्षा। परीक्षा पास करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बन गया है। परीक्षा केवल यादाश्त की जांच करती है, समझ की नहीं। और आपको पता ही है कि पहला जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होता था वो कैसा होता था, एक बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और एक बार फाइनल। तो ये क्या होता था, बच्चों का कितना वो मेमोरी पावर है, बच्चों के मेमोरी टेस्ट
किया जाता था, उनके समझ, उनके अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट नहीं होता था, और इसीलिए जो भी आउटकम होते थे वो निराशजनक ही होते थे। फिर टेक्स्ट बुक डिटैच्ड फ्रॉम लाइफ, जीवन से कटे पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, जो भी टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड होता था उसमें वास्तविक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है और कैसे आपकी शिक्षा जीवन जीने का की जो सीख है वो नहीं देती थी। बिल्कुल इसमें क्या था, ज्ञान कृत्रिम और निरर्थक बनाया जाता था, ठीक है। देन इट प्रोमोट रोट लर्निंग, रटने की प्रवृत्ति को ज़्यादा प्रोमोट किया जाता था। फिर आते हैं इग्नोरिंग एज एंड एबिलिटी, बच्चों की आयु और क्षमता को इसमें अनदेखी किया जाता था। कंटेंट इज इंक्लूडेड विदाउट कंसिडरिंग द एज एंड एबिलिटी ऑफ द लर्नर, लर्निंग बिकम डिफिकल्ट, दैट इज़ वाई लर्निंग बिकम डिफिकल्ट। देन वी हैव प्रेशर ऑन अर्ली चाइल्ड, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, बहुत ज़्यादा दबाव होता था प्रारंभिक कक्षाओं में। आप देख सकते हो कि छोटे बच्चे के लिए इतने सारे करिकुलम डिज़ाइन किया जाता था कि उनका पूरा साल सिलेबस कंप्लीट कराने में ही निकल जाता था। देन देयर वाज अ वाइड गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जो स्कूल्स है उसमें बहुत सारी असमानताएं पाई गई, ठीक है। तो ये सारी थी जो प्रॉब्लम्स को उन्होंने स्टडी किया। फिर आते हैं रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय यशपाल कमेटी, क्या है समस्याओं का जड़ क्या था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो नैरोअर मीनिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संकुचित अर्थ। नॉलेज इज ट्रीटेड ओनली एज अ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, ज्ञान को केवल सूचना, इंफॉर्मेशन और तथ्यों के संग्रह तक सीमित मान लिया गया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर नेग्लेक्टेड, समझ, किसी भी चीज़ का समझ, किसी भी चीज़ का अनुभव और किसी चीज़ के बारे में जब आप चिंतन करते हो पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, सिंपली ध्यान दिया गया मेमोराइजेशन पे, ठीक है। और यही ये जो शिक्षा बोझिल बन गया, इसका सबसे पहला रूट यही था, सबसे पहला समस्या की जड़ यही थी कि नॉलेज को, ज्ञान को संकुचित समझा गया। दूसरा है पाठ्यक्रम और पुस्तकों का अत्यधिक विस्तार, ओवरलोडेड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, न्यू टॉपिक्स एंड informations are continuously added, learners real needs and abilities are ignored, ठीक है। लर्नर की जो बच्चे हैं उनका नीड्स, उनका आवश्यकता क्या है और उनका जो स्तर है, उनका जो एबिलिटी है उसको नेग्लेक्ट किया गया। फिर है आपका एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपका करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा, करिकुलम डिज़ाइन अगर स्कूल्स करेंगे, है ना, और जो जैसा लोकेशन है स्कूल का उस हिसाब से, अगर जैसे बच्चे आपके यहाँ हैं उस हिसाब से अगर आप करिकुलम को डिज़ाइन करते हो तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है उसे हटाना पड़ेगा। फिर है प्रेशर ऑन एग्ज़ाम्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन, परीक्षा और मानकीकरण का दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है बच्चों को कि करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, फिर से करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक आर क्लोजली टाइड टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर रोट लर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्रिएटिविटी पे को इग्नोर किया गया, रोट लर्निंग को ज़्यादा ध्यान दिया गया। देन वीकनिंग ऑफ टीचर्स रोल, टीचर्स का जो रोल था, शिक्षक की जो भूमिका थी उसे धीरे धीरे बहुत वीकन कर दिया गया। आप देख सकते हो कि टीचर्स बच्चों को मार नहीं सकते हैं, टीचर्स कुछ भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं जो कि बच्चों को ख़राब लगे, है ना। ऐसा बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन जो टीचर्स पे किया गया वो एक्चुअली अनुशासन को धीरे धीरे कम करता गया, और इसी वजह से शिक्षा में जो भी आप कमियां देख रहे हो, इसका मेन एक रीज़न ये भी है कि टीचर्स का जो पावर था, पावर इन द सेंस उनकी जो एबिलिटी थी बच्चों को हैंडल करने का, उसे धीरे धीरे कम कर दिया गया।
फिर है सोशल कंपटीशन एंड प्रेशर, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और दबाव। इंटेंस कंपटीशन, मार्क एंड करियर प्रेशर डोमिनेटेड। ठीक है, ज्ञान पे अब ज़्यादा फोकस नहीं है, फोकस क्या है कि करियर कैसे बनेगा, करियर आगे कैसे बढ़ेगा, कितना अंक प्राप्त हो रहा है, कितने कॉम्पिटिटर्स है आपके, आप कितने कॉम्पिटिटेड हो, इस पे ज़्यादा ध्यान है। लैक ऑफ एडुकेशनल रिसोर्सेज, है ना, संस्था जो संसाधन है शिक्षा की, उसमें भी कमी पाई गई। आप देखते हो कि देयर इज़ अ लैक ऑफ लाइब्रेरीज, देयर इज़ अ लैक ऑफ लेबोरेटरीज, लर्निंग मटेरियल, लार्ज क्लासेस आर देयर बट टीचर्स आर वेरी लेस, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स आर देयर, है ना। इन वन क्लास ऑलमोस्ट यू कैन सी 60 to 70 students are there, so how the teacher will pay attention on each and everybody? देन वी हैव इम्बैलेंस इन लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में असंतुलन, नेग्लेक्ट ऑफ एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, टाइम नहीं रहता है, इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर मेथड से बच्चों का सिलेबस फटाफट कंप्लीट करा देते हैं। कोई आप नहीं देखते हो कि बच्चों को एक्टिविटीज़ कराकर मैं टीचर्स कंप्लीट कराए, या एक्सपेरिमेंटेशन हो लेबोरेटरी में, कुछ नया डिस्कवर कर पाए बच्चे, इस पे फोकस नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ये सारे थे रूट्स जो कि समस्याओं का जड़ था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यशपाल कमेटी ने अपनी तरफ से क्या क्या सिफारिशें दी। तो उन्होंने कहा, सबसे पहला उनका जो सिफारिश था वो ये था कि जो शिक्षा है उसे चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जाए। ठीक है, द एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, इंडिविजुअल एबिलिटीज एंड अचीवमेंट मस्ट बी एनकरेज्ड। दूसरा है टीचर्स पार्टिसिपेशन इन करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, टीचर का भी रोल होना चाहिए करिकुलम डिज़ाइन का, क्योंकि वो टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के साथ होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि व्हाट आर द कॉन्स एंड प्रोस। ठीक है, तो टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन करिकुलम डिज़ाइनिंग। The next is your improvement in teacher training. Pre-service and in-service teacher training should be strengthened, and there should be focus on modern teaching methods. अगर आज की मैं बात करूँ तो जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ यू मस्ट हैव द इरप्शन ऑफ एआई। एआई का कैसे यूज़ करना है, एआई टूल्स हम लोग एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर आईसीटी का कितना रोल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, और भी बहुत सारे ऐसे वर्चुअल लैब, सिमुलेशन, ये सारे जो है टीचर ट्रेनिंग के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर है आपका एजुकेशन कमिटीज़ एट लोकल लेवल। यशपाल कमेटी ने भी यह सजेशंस दिया कि आपकी जो समितियां हैं वो स्थानीय स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा उस एरिया के बारे में समझ पाएंगे। सो एजुकेशनल कमिटीज शुड बी फॉर्म्ड एट विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि आज प्रेजेंट में है। फिर है स्कूल्स शुड बी गाइडेड एंड मॉनिटर्ड लोकली। ठीक है, इंस्पेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारना चाहते हो तो देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंस्पेक्शन। देन द ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्कूल हेड्स, विद्यालय प्रमुखों को अधिक अधिकार दिया जाए ताकि फ्लेक्सिबल हो पाए। आप देखते हो कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ कोई भी रिसोर्सेज लेना, कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ करना, लेबोरेटरी का यूज़ हो, या फिर और भी एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कुछ है, अगर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। एक प्रिंसिपल उनके ऊपर से पूछेंगी, वो उसके ऊपर से पूछेंगे, इस तरह से क्या होता है, काम डिले हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका रिफॉर्म्स इन टेक्स्ट बुक राइटिंग। पाठ्य पुस्तक लेखन में सुधार होना चाहिए। इट शुड बी मोर क्रिएटिव एंड कलरफुल सो दैट द चिल्ड्रन विल एन्जॉय। दैन लिमिटिंग पावर्स ऑफ बोर्ड, बोर्डों का अधिकार सीमित करना। ठीक है, जो सेंट्रलाइजेशन होता है उससे थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। फिर है आपका रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, निजी स्कूलों का नियमन। क्लियर नॉर्म्स शुड फॉर रेगुलेट प्राइवेट स्कूल्स। एक पर्टिकुलर रूल्स एंड पॉलिसीज़ होने चाहिए प्राइवेट स्कूल्स के लिए, और ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए एडमिशन में, फ़ीस में, रिकग्निशन में। आप देख सकते हो अभी भी प्राइवेट स्कूल्स में कितने फ़ीस है ना, और एडमिशन्स के लिए मारा मारी चलता है। तो ये सारे में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फ़ीस ऐसा हो ताकि पेरेंट्स पे कर पाए, और रिकग्नाइज्ड
एफिलिएशन होना चाहिए, सो दैट द स्कूल्स भी विल बी एफिलिएटेड टू सम गुड गुड बोर्ड्स एंड ऑल, है ना. देन रिफॉर्म recognition norms, there should be norms for the uniform recognition. ठीक है, समान मान्यता मानदंड होना चाहिए. ओके, सो दैट की क्वालिटी को सुधारा जा सके. फिर टेक्स्ट बुक एज अ स्कूल प्रॉपर्टी, जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो स्कूल की संपत्ति हो. टेक्स्ट बुक शुड बी स्कूल प्रॉपर्टी एंड सेपरेट मटेरियल फॉर द प्रैक्टिस वर्क. एक टेक्स्ट बुक स्कूल प्रिस्क्राइब करे और बच्चों को क्या करे, प्रैक्टिस शीट दे फॉर स्टडी. देन रिडक्शन ऑफ होमवर्क, बहुत सारा बच्चों को होमवर्क से ओवरबर्डन नहीं करना है, क्योंकि अगर बच्चे ओवरबर्डन रहेंगे होमवर्क से तो फिर वो स्ट्रेसफुल रहेंगे, क्योंकि अपना जो मी टाइम है वो नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, सो देयर शुड नॉट बी एनी होमवर्क एट द प्राइमरी लेवल, एंड इफ़ रिक्वायर्ड होमवर्क अगर है भी तो वो नॉन टेक्सचुअल हो. टेक्स्ट से नहीं दीजिए कि आप टेक्स्ट में पेज नंबर इतना से इतना करके आना है, नॉट लाइक दैट. ठीक है, एक ऐसा होमवर्क दीजिए जो कि एन्जॉयबल हो, इंटरेस्टिंग हो और बच्चे उसे करे भी, कुछ सीखे भी. ठीक है, फिर उन्होंने बताया टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में. उन्होंने कहा कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो कैसा होना चाहिए, 1:40 होना चाहिए. 40 स्टूडेंट्स पे एक टीचर हो, और प्राइमरी लेवल में 1:30 होना चाहिए. ठीक है, फिर इम्प्रूविंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये जो वातावरण है, शैक्षिक वातावरण का विकास करना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारना चाहते हैं. ठीक है, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कीजिए सो दैट कि आपका टीचिंग और भी मज़ेदार हो. और इंक्रीज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, अपने अभिभावक को, अपनी कम्युनिटी को, अपने सोसाइटी को इसमें शिक्षा में इन्वॉल्व कीजिए. ठीक है, देन स्पेशल ट्रेनिंग फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए विशेष परीक्षण हो. कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, पढ़ाने के लिए भी क्या हो, एक प्रशिक्षण हो. जैसे कि आप बीएड करने आए हो सो दैट कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा सको. फिर जो एमएड करेंगे, नेट करेंगे, वो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं. ठीक है, डीएलएड करते हैं. देयर सो मेनी अदर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज आर देयर. देन वी हैव एनहेंसिंग टीचर्स प्रैक्टिकल स्किल, शिक्षकों का व्यवहारिक दक्षता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चों को और अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे. टू एनहेंस टीचर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, आप सेमिनार्स कंडक्ट कराओ, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स एंड रिसर्च पेपर एंड ऑल, सो दैट द टीचर्स विल बी अपडेटेड एंड दे विल हैव द प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू. कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए सो दैट कि टीचर्स भी अपडेटेड रहें. फिर है आपका रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली में सुधार. परीक्षा प्रणाली में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे जो परीक्षा प्रणाली था वो सिर्फ यादाश्त, व्हाट इज़ योर मेमोरी पावर, इसी पे केंद्रित था. लेकिन आज अगर आप बात करोगे तो देयर आर वेरियस टूल्स फॉर असेसमेंट. क्विज़ होते हैं, डिबेट होते हैं, छोटे छोटे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं, सरप्राइज टेस्ट होते हैं, गेम्स होते हैं, गेमिफिकेशन. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम जो आपका इवैल्यूएशन का सिस्टम है उसे आप रिफॉर्म करके बच्चों को और भी अच्छी तरह से सिखा सकते हो. Now we have come to the conclusion of Yashpal Committee. The Yashpal Committee has identified excessive academic loads on students as a serious issue. यशपाल समिति ने छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक बोझ को गंभीर समस्या माना. फिर द कमिटी emphasized understanding based and joyful learning instead of rote learning. rote learning, रटंतु विद्या पे उन्होंने जोर नहीं दिया. उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी हो जो कि बच्चों में आनंद पैदा करे और समझ आधारित शिक्षा हो. फिर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और व्यवहारिक बनाने पर भी जोर दिया. ठीक है, फिर यशपाल समिति की सिफारिश से जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा से मेल खाती है. ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे 1992-93 पे कहा था शिक्षा टीचर सेंटर्ड ना होके स्टूडेंट सेंटर्ड हो, और वही NEP 2020 आज भी जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है वो बोलती है कि द एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक.
ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा प्रोफेसर यशपाल कमेटी, जो कि बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में दिया और सारे पहलुओं पे उन्होंने बात किया और कैसे शिक्षा को बिना बोझ बनाया जाए, इस पे उनका पूरा जो रिपोर्ट था वो केंद्रित था। थैंक यू फॉर टुडे।